अच्छा, अब देखो हाइपोथेसिस बेसिकली होता क्या है। सबसे पहले इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड समझ लेते हैं कि हमारे पास जो है वो एक पॉपुलेशन होती है। ठीक है, और पॉपुलेशन का जो है वो हम लोग, अच्छा, हाइपोथेसिस जो है ना वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से भी होती है, बायनॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से के डेटा से भी होती है, और पोजॉन डिस्ट्रीब्यूशन के डेटा से भी होती है। कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट सबका सेम ही है। हम लोग स्टार्ट करेंगे नॉर्मल से, उसके बाद फिर बायनॉर्मल और पोजॉन पे जाएंगे। अच्छा, अगर मैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग बात करता हूँ तो कोई भी हमारी एक पॉपुलेशन है, उसका हमारे पास होता है एक मीन। वो जो मीन होता है ना, जो आपको एग्जाम में बताएगा, क्वेश्चन बताएगा कि भाई ये पॉपुलेशन है, इसका मीन ये है, वो होगा आपका नल हाइपोथेसिस। दैट मीन इज इक्वल्स टू लेट्स से 50 बोल देते हैं। ठीक है, ये होता है आपका नल हाइपोथेसिस एच नॉट। फिर मसला क्या आता है? मसला ये आता है कि भाई एक थर्ड पर्सन आता है, वो ये क्लेम करता है कि नहीं भाई, ये जो मीन है ये 50 नहीं है। वो बंदा क्या बोलेगा, वो क्लेम क्या करेगा कि भाई नहीं, ये जो आपका मीन है ये 50 नहीं है। और वो क्या बोल सकता है? वो ये बोल सकता है कि आपका मीन जो है या तो 50 से ज्यादा है, या तो वो ये क्लेम करेगा कि मीन आपका ग्रेटर देन 50 है, या वो ये क्लेम करेगा कि मीन आपका लेस देन 50 है, या वो बोलेगा कि मीन आपका नॉट इक्वल टू 50 है। ठीक है, ये तीन बातें वो आपसे कर सकता है, तीन में से कोई एक बात करेगा। ठीक है, और इसको आप बोलोगे ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस। क्या बोलेंगे इसको हम? ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस, यानी H1। अब हम एक अज्यूम करते हैं, हम बिल्कुल बेसिक वाली बात करते हैं कि अच्छा, वन टेल और टू टेल तो आसान होता है। हम बात करते हैं कि उसने बोला है कि मीन इज नॉट इक्वल्स टू 50। ये वाली बात हम करते हैं। ठीक है, तो अब वो ये चीज प्रूव कैसे करेगा? उसने भाई बोल तो दिया कि भाई मीन जो है वो नहीं 50 नहीं है, 50 के अलावा कुछ और है, ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। अब भाई इसने ये जो क्लेम किया है, ये किसी बेसिस पे क्लेम किया होगा ना, उसकी कोई वो प्रूविंग लाएगा। तो वो बोलता है कि भाई हाँ, मैंने जो है वो एक सैंपल टेस्ट किया है, मैंने एक सैंपल टेस्ट किया है। अच्छा, हमने बोला भाई सही है भाई, सैंपल टेस्ट किया, उस सैंपल का रिजल्ट बताओ क्या आया। तो उसने बोला कि भाई मैंने सैंपल लिया, और सैंपल साइज था मेरे पास 100, और जब मैंने उसका मीन निकाला तो वो आया मेरे पास 55। ठीक है, मैंने 100 का सैंपल उठाया, और वो जो मेरा 100 का सैंपल आया, उससे जो मेरा मीन निकला वो कितना आया? निकला, वो निकला मेरा 55। हमने बोला ठीक है भाई, आप ये जो क्लेम कर रहे हो ये कितना परसेंट एक्यूरेट क्लेम कर रहे हो? उसने मुझे बोला कि भाई ये जो मेरा क्लेम है ये 5% सिग्निफिकेंस लेवल पे है, मतलब इसके अंदर एरर के चांसेस कितने हैं? 5% है। ठीक है, कितना सिग्निफिकेंस लेवल है? 5% का मेरा सिग्निफिकेंस लेवल है। अच्छा, जो हमारे पॉपुलेशन थी उसका हमें जो है वो एक वेरिएंस भी पता था, तो वेरिएंस हम ले लेते हैं इसका 20। ठीक है, अब होता क्या है? होता यह है कि आपके पास, अब हम करेंगे क्या, हम इसके इस सैंपल को टेस्ट करेंगे। हम इसके इस सैंपल को टेस्ट करेंगे और चेक करेंगे कि क्या इस बंदे का क्लेम सही है या गलत है। ठीक है, अब जो हमारी टेस्टिंग होगी उसकी जो डायग्राम बनेगी, डायग्राम क्या होती है हाइपोथेसिस की? ये होती है वही बेल डायग्राम। अब सिग्निफिकेंस लेवल 5% है, तो सिग्निफिकेंस लेवल आपका होता है छोटा वाला रीजन। अब क्योंकि ये टू टेल टेस्ट है, तो इसका मतलब, टू टेल टेस्ट का मतलब है कि आपका ये जो 5% है वो इन दोनों साइड्स पे इक्वली डिवाइड होगा, 2.5% और 2.5%। ये जो आपका 5% का सिग्निफिकेंस लेवल है वो होगा दोनों साइड्स पे 2.5% इक्वली डिवाइड। अगर आपकी वैल्यू इस सिग्निफिकेंस लेवल के अंदर फॉल करती है तो आप इस क्लेम को एक्सेप्ट कर लोगे। अगर आपकी वैल्यू सिग्निफिकेंस लेवल के अंदर फॉल करती है, कौन सी वैल्यू कैसे फॉल करेगी वो कैलकुलेशन से पता चल जाएगा। अभी सिर्फ बेसिक समझो कि कहाँ पे आप इस क्लेम को एक्सेप्ट करोगे, कहाँ रिजेक्ट करोगे। तो अगर आपकी वैल्यू इस सिग्निफिकेंस लेवल में फॉल करेगी तो आप इस क्लेम को H1 को एक्सेप्ट कर लोगे, और अगर आपकी वैल्यू इस बीच वाले रीजन में गिरेगी तो आप H नॉट को एक्सेप्ट करके इसके क्लेम को
रिजेक्ट कर दोगे। ठीक है, ये वाला बीच का जो रीजन है इसको हम बोलते हैं कॉन्फिडेंस लेवल, और ये साइड वाला जो रीजन है इसको हम बोलते हैं सिग्निफिकेंस लेवल। अगर आपकी वैल्यू कॉन्फिडेंस लेवल में गिरती है तो क्लेम रिजेक्ट हो जाएगा। अगर आपकी वैल्यू सिग्निफिकेंस लेवल में गिरती है तो आपका क्लेम एक्सेप्ट हो जाएगा। समझ आ गई यहां तक बात? जितनी भी बातें करी सारी बातें समझ में आ गई? जल्दी से बताओ। सर अगर सिग्निफिकेंस लेवल में क्लेम आएगा तो इसका मतलब ये है कि जो वो नया बंदा था उसकी बात हमने एक्सेप्ट कर उसकी ली। बात बिल्कुल सही है, हाँ। सही है। सिग्निफिकेंस लेवल में अगर वैल्यू गिरेगी तो मतलब इस बंदे ने जो क्लेम किया था, ये जो थर्ड पर्सन आके होशियारी कर रहा था, इसकी बात बिल्कुल सही है। और अगर बीच में आपकी वैल्यू आती है तो फिर हम बोलेंगे कि नहीं भाई, माफ करो, तुम बिल्कुल गलत बोल रहे हो, हम जो पहले हमारी बात थी वही बिल्कुल सही थी, अपने क्लेम को अपने पास रखो। ठीक है। ठीक है सर। अब होगा क्या सीन, टेस्टिंग कैसे होगी? भाई हमें उसने बोला 5% का सिग्निफिकेंस लेवल है, मतलब 2.5%, 2.5%। अब आप निकालोगे क्या? आप निकालोगे जेड वैल्यू इन दोनों पॉइंट्स के ऊपर। कौन से पॉइंट्स पे? इन दोनों पॉइंट्स पे आप निकाल लोगे जेड वैल्यू। कैसे निकालेंगे? हमने लास्ट क्लास में भी देखा था कि अगर मुझे इस वैल्यू के ऊपर जेड वैल्यू निकालनी होगी तो हम देखेंगे इससे पीछे की पूरी प्रोबेबिलिटी कितनी बनेगी। 95% बीच का हो गया, बीच वाला रीजन कितना है? 0.95 है ना, और पीछे का 2.5%, तो ये कितना हो गया? 97.5% हो गया। यानी 0.975 के ऊपर आप जेड वैल्यू चेक करोगे। जल्दी से 0.975 पे जेड वैल्यू चेक करके बताओ क्या आती है। 1.96। 1.96, यानी ये हो गई आपकी 1.96 पॉजिटिव में, और सेम वैल्यू आप पीछे ले लोगे नेगेटिव में, -1.96। ठीक है, ये तो हमने कर लिया एक काम कि हमने एक वैल्यू पॉजिटिव उठा ली और एक वैल्यू नेगेटिव उठा ली 1.96 के ऊपर। ठीक है, जो हमारा 0.975 था। अब आगे क्या करना है? आगे क्या करना है? आप जो है वो, अब इसकी जो वैल्यू आई थी, इस बंदे ने जो वैल्यू निकाली थी, आप इसको टेस्ट चेक करोगे। कैसे चेक करेंगे? इसके ऊपर हम निकालेंगे एक जेड वैल्यू। क्या आएगी इसकी जेड वैल्यू? एक्स माइनस मीन डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन अंडर रूट एन। हमेशा अंडर रूट एन से डिवाइड करना पड़ेगा आपको। बताओ जरा वैल्यू क्या बनती है यहाँ से? जेड वैल्यू बताओ क्या आती है यहाँ से? कैलकुलेट करो बेटा। चलो सर भाई ये जल्दी। 11.18 आ रही है। 11.18 पक्की बात है? जी सर। याद है, सही है। तो हमारी जेड वैल्यू क्या आ गई यहाँ से? आ गई 11.18। अच्छा, ये जो जेड वैल्यू आई है, मुझे बताओ कि आपके पास यहाँ पे एक्सट्रीम वैल्यूज क्या हैं? 1.96 एंड -1.96। ये जो 11.18 है, ये कौन से वाले रीजन में गिरेगा? कॉन्फिडेंस लेवल वाले रीजन में गिरेगा या सिग्निफिकेंस लेवल में गिरेगा? सिग्निफिकेंस। पॉजिटिव साइड पे। किस में गिरेगा? सिग्निफिकेंस। सिग्निफिकेंस लेवल वाले रीजन में गिरेगा, यहाँ पे कहीं पे होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला रीजन आपका सिग्निफिकेंस लेवल वाले रीजन में गिरेगा। तो यहाँ पे आप बोलोगे कि यस, द क्लेम इज एक्सेप्टेड
और एक स्टेटमेंट आपको और लिखनी पड़ेगी, देयर इज एविडेंस दैट मीन इज नॉट इक्वल्स टू 50। ठीक है, समझ आ गई बात बेटा सबको? सर हाँ सर ये हमने टू टेल टेस्ट किया है। जी बेटा, टोटल टेस्ट किया है। अच्छा ठीक है, हमेशा आपको जब भी सवाल आएगा आपको एग्जैक्ट इसी ऑर्डर में वर्किंग करनी पड़ेगी। सबसे पहले आप ये चेक करोगे कि वन टेल टेस्ट है या टू टेल टेस्ट है, उसके बाद आप जेड वैल्यू निकालोगे। उसके बाद आप जो है वो अच्छा, दो जेड वैल्यू निकालनी है, एक जो सिग्निफिकेंस लेवल कॉन्फिडेंस लेवल पे लग रही है वो निकालनी है, और एक आपको कैलकुलेट करनी है फॉर्मूले से। फिर आपको कंपेयर करना है कि आपकी जो जेड वैल्यू निकली है वो आपके कॉन्फिडेंस लेवल में आ रही है या सिग्निफिकेंस लेवल में आ रही है। सर जी बेटा। अच्छा, इसमें सबसे पहले हमने जो है वो सबसे पहले तो आप डेटा लिखोगे, आपका एच नॉट है, दैट मीन इज इक्वल्स टू 64। एच वन है कि मीन इज लेस देन 64। अब जो है वो इसमें कितना परसेंट, 2.5% है, तो ये लोअर टेल टेस्ट है, तो हम सिर्फ नीचे वाला पोर्शन देखेंगे। ठीक है, 2.5% यहाँ पे आ जाएगा, और 2.5% यानी 0.975 के ऊपर आप जेड वैल्यू चेक करोगे। बताओ 0.975 पे जेड वैल्यू क्या आएगी? सर 1.9 1.9 कितनी? 1.96। तो ये नेगेटिव 1.96 हो गया। अब हम जेड वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। 60 इसकी जेड वैल्यू क्या, इसका मीन कितना है? 63.3। तो 63.3 माइनस 64 डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन अंडर रूट 100, कितनी आ रही है इसकी वैल्यू? 1.84 माइनस में -1.84। तो अब हम चेक करेंगे कि ये जो -1.84 है ये कौन से वाले रीजन में गिरेगा। तो ऑब्वियसली ये कॉन्फिडेंस लेवल वाले रीजन में गिरेगा, -1.84। तो हम यहाँ पे इसको बोलेंगे कि भाई आपका क्लेम रिजेक्ट हो गया है, और फिर हम बोलेंगे देयर इज नो एविडेंस दैट मीन हैज डिक्रीज। यार सर एक दफ़ा प्लीज़ रीचेक कर लें 0.975 पे जेड वैल्यू क्या है। सही तो है। यार मेरी 0.8353 आ रही है। नीचे लिखी भी है बेटा ना, ये नीचे तो टेबल पे। नीचे लिखे हुए हैं ना भाई, 1.96 तो। जी सर सही है जेड वैल्यू। ठीक है। सर वैसे अगर नीचे ना लिखी हुई हो तो रिवर्स कैसे देखते बेटा तो रिवर्स आप बना लोगे 0.975 ना, तो 0.975 से क्लोजेस्ट वैल्यू आप चेक करोगे। 0.975 से क्लोजेस्ट हमें मिल रही है, ये बिल्कुल एग्जैक्टली मिल रही है, ये 1.9 और ऊपर चलेगा ये रहा 6। अच्छा फिर ठीक है ठीक है ठीक है। तो 0.9 प्रोबेबिलिटी थी। ठीक है ठीक है। ठीक है। अच्छा, अब हम एक सवाल उठाते हैं बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन का, वो सॉल्व करते हैं। उसके बाद एक पोजॉन डिस्ट्रीब्यूशन का सॉल्व करेंगे, उसके बाद फिर हम छुट्टी कर लेंगे। ठीक है। पैरामीटर्स होते हैं ना आपके नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के, पैरामीटर्स क्या होते हैं? मीन और वेरिएंस। जब मीन और वेरिएंस बोलेगा तो आप नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से करोगे। पोजोन के पैरामीटर्स क्या होते हैं? पोजोन का पैरामीटर होता है एवरेज, मतलब एवरेज का वर्ड यूज करेगा तो पोजोन यूज करोगे।
और जब बाइनोमियल के पैरामीटर्स क्या होते हैं, बाइनोमियल के पैरामीटर्स होते हैं मीन, सॉरी एन और पी। तो अगर एन और पी की बात करेगा तो फिर मीन और वेरिएंस यूज करोगे। ठीक है सर। ठीक है, अब ये सवाल पढ़ते हैं। इसमें इसने बोला है कि इन द पास्ट द नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स पर मंथ was modeled by a random variable Poisson distribution। इसने दी है मुझे एवरेज 0.47 और बोल रहा है कि आफ्टर इंट्रोडक्शन ऑफ स्पीड रिस्ट्रिक्शन द गवर्नमेंट विश टू टेस्ट एट द 5% significance level whether the mean number of accidents had decreased। यानी आपका H नॉट है that average is equals to 0.47 और आपका H1 है that average is less than 0.47 यानी डिक्रीज हो गया। ठीक है, उसने कितने नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स उठाए, 12 महीने का इसने डेटा उठाया यानी n इक्वल्स टू इसने 12 ले लिया। और वो बोल रहा है कि गिवन दैट द टोटल कितना परसेंट, 5% सिग्निफिकेंस लेवल है इसका। सही है, अब मुझे जो है वो प्रोबेब चेक करना है इसका जो रिजल्ट है। इसका जो रिजल्ट है वो क्या है, 2 है। तो अब हमारे पास ये लोअर टेल टेस्ट है, तो याद रखो जब भी आपका लोअर टेल टेस्ट होगा तो आप प्रोबेबिलिटी निकालोगे x लेस देन इक्वल टू वट एवर द टेस्ट रिजल्ट इज, और जब आपका अपर टेल टेस्ट होगा तो आप निकालोगे प्रोबेबिलिटी ग्रेटर देन इक्वल टू द टेस्ट रिजल्ट। दिस इज वैलिड फॉर बोथ बाइनोमियल एंड पोजन। इन दोनों में आप ये काम करोगे, प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करोगे। और नॉर्मल में तो हम लोग z वैल्यू से काम करते हैं। समझ आ गई बात? यस सर। सर अच्छा, अब हम निकालते हैं इसका टेस्ट रिजल्ट क्या आया है। इसका टेस्ट रिजल्ट आया है 2 और ये लोअर टेल टेस्ट है, तो हम प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करेंगे लेस देन इक्वल्स टू 2। ठीक है, कैसे कैलकुलेट करेंगे x लेस देन इक्वल्स टू 2 में कौन कौन सी वैल्यूज आ जाएंगे, x इक्वल्स टू 0, 1 और 2। और फॉर्मूला लगेगा आपके पास 12 का है टोटल, तो आप अपना एवरेज चेंज कर लोगे 12 के हिसाब से। 0.47 मल्टीप्लाई बाय 12 बताओ कितना आता है, 5.64। 5.64 आपका एवरेज हो गया। और आप प्रोबेबिलिटी अब निकाल लोगे e पावर माइनस 5.64 मल्टीप्लाई बाय 0 के लिए 1 लिख दिया, 1 के लिए लिख दिया 5.64, 2 के लिए लिख दिया 5.64 पावर 2/2 फैक्टोरियल। बताओ क्या आंसर आता है। छह मार्क्स स्ट्रेट है बिल्कुल, कोई इसमें ज्यादा वो कॉम्प्लेक्स वर्किंग नहीं। सर तो आपने एवरेज चेंज किया, प्रोबेबिलिटी निकाला, कितना 0.080। 0.080। एंड में आप क्या करते हो, आपकी जो भी प्रोबेबिलिटी आई है ना, आप उसको कंपेयर करोगे सिग्निफिकेंस लेवल से। अगर आपकी प्रोबेबिलिटी सिग्निफिकेंस लेवल से कम आती है, अंदर अंदर आती है, तो आप अपने क्लेम को यानी H1 को एक्सेप्ट कर लोगे। और अगर आपकी प्रोबेबिलिटी सिग्निफिकेंस लेवल से ज्यादा आती है, मतलब कॉन्फिडेंस लेवल में चली जाती है, तो आप अपने क्लेम को रिजेक्ट कर दोगे, H1 को रिजेक्ट कर। समझ आ गई बात? ठीक है, डन है बेटा। जी सर। सर बस 1 मिनट लिखने दें। लिख लो, जल्दी लिख लो। ये दोनों तो बातें अभी जो मैंने इसमें लिखी हैं, रिजेक्ट करेंगे ना। हाँ रिजेक्ट कर लेंगे। तो आप बोलोगे नो एविडेंस दैट द मीन नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स हैड डिक्रीज। ये दोनों बातें जो है ना, ये बाइनोमियल और पोजन के लिए वैलिड है, दोनों बातें। चलो क्या बोलता है ये, 10 देखो सेम कॉन्सेप्ट गोस फॉर पोजन एंड बाइनोमियल, और नॉर्मल का थोड़ा सा डिफरेंट है, वो हम लोग जेड वैल्यू के हिसाब से करते हैं
और जो है वो बाइनोमियल और पोजोन का थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन और दोनों सेम है। ठीक है, सर आपने वो सैम्पलिंग वाली वीडियो अपलोड कर दी थी? मैं बेटा सारी एक साथ करूंगा ईद पे बैठ के। ठीक है सर। ठीक है, अच्छा अब इसमें क्या बोला है, 10 sided spinner has edges numbered 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Sanjeev claims that the spinner is biased so that it lands on 10 more often than it would if it were unbiased. मुझे एक बात बताओ कि कोई भी स्पिनर अगर अनबायस्ड होगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी किसी भी एक नंबर आने की? 1/10, 0.1। ठीक है, ये हो गया Yes. आपका नल हाइपोथेसिस। ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या हो गया, उसने बोला है कि 10 जो है वो मोर ऑफन आ रहा है, मतलब उसने बोला है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ 10 इज मोर देन 1/10। ये आपका नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेट हाइपोथेसिस हो गया। अब इन एन एक्सपेरिमेंट लैंडेड ऑन द 10 3 आउट ऑफ 9 स्पिन, यानी आपका टेस्ट रिजल्ट क्या है, 3। अब ये अपर टेल टेस्ट है, तो मैंने बोला था कि अपर टेल होगा तो आप प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन इक्वल टू द टेस्ट रिजल्ट निकालोगे। तो हम जो है वो प्रोबेबिलिटी क्या निकाल लेंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू 3 की निकाल लेंगे यूजिंग द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला। तो अब ग्रेटर देन 3 में कौन कौन सी वैल्यूज आती हैं बेटा, 4 5 6 7 8 9, ये तो मैं नहीं निकाल सकता, तो मैं उल्टा काम करता हूँ, मैं 1 में से माइनस कर देता हूँ x इक्वल्स टू 0 1 2 और 3। फॉर्मूला क्या लग जाएगा, फॉर्मूला लग जाएगा 9c0 0.1 पावर 0 0.9 पावर 9 प्लस 9c1 0.1 पावर 1 0.8। हाँ, तो ये 9c0 क्यों लिया? सर ग्रेटर देन इक्वल x इक्वल्स टू 0 की निकाल लो ना सर वो 10c0 नहीं होगा? बेटा। 9 दफा थ्रो किया है, 10 क्यों होगा, 10 तो आ रहा है डाइस के ऊपर। अच्छा सर 9 दफा किया, ठीक। सर ये ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है तो हम 3 से स्टार्ट करेंगे ना इसको, 4 से आपने लिखा। हाँ सॉरी, 3 से स्टार्ट होगा तो नीचे आप 0 1 2 माइनस करो। थैंक यू। ठीक है, निकालो जरा प्रोबेबिलिटी निकालो, जल्दी से प्रोबेबिलिटी निकालो। सर बहुत हाई आ रही है। कितनी आ रही प्रोबेबिलिटी, जल्दी बताओ। 0.9916। 1 से माइनस भी करना है। सर मुझे ये चीज समझ नहीं आई, ये 3 को आपने 3 को मतलब हटा दिया। बेटा ग्रेटर देन इक्वल टू 3 में 3 4 5 6 7 8 9 निकालना है ना, तो 1 से माइनस करोगे 0 1 2। सर ये आ रही है 0.523। ये अब लड़ लो तुम लोग आपस में, वैल्यू क्या आ रही है। सर मैं कंफर्म सही बता रहा हूँ। हमारी प्रोबेबिलिटी क्या बन रही है, 0.053। अब इसको हम चेक करते हैं कि क्या ये मेरे सिग्निफिकेंस लेवल विच इज 0.01 उससे ज्यादा है या कम है। तो ऑब्वियसली ये इससे ज्यादा है, तो आप बोलोगे कि आपका क्लेम जो है वो रिजेक्ट हो गया। ठीक है, समझ आ गई बेटा बात सबको। ये हमारा हाइपोथेसिस का कॉन्सेप्ट यहाँ पे कवर हो गया। हमने नॉर्मल का भी सवाल लिख लिया और बायनॉर्मल का भी देख लिया और पोजन का भी देख लिया। ठीक है।